Hello everyone, welcome to Social and Salish. In this video, we are going to have a discussion on the ethical issues involved in the पूजा खेटकर केस। पिछले एक सप्ताह से ये केस हर जगह चल रहा है, ट्विटर, न्यूज़, सोशल मीडिया, हर जगह यही केस आपको देखने मिलेगा। इसके बारे में बेसिक्स आपको पता होगा कि पूजा खेटकर एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है, जिनकी ये पोस्टिंग हुई थी पुणे में। और इनके जो सीनियर्स थे, इन्होंने उनसे काफ़ी डिमांड करी कि मुझे एक कैबिन चाहिए, मेरी जो कार है उसमें बेकन दैट मीन्स लाइट होनी चाहिए, रेड लाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी डिमांड करी, तो उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने जो आईएएस एसोसिएशन या जो सीनियर्स होते हैं अपने, उन पे इस चीज़ की कंप्लेंट करी। जब ये केस सामने आया थोड़ा बहुत, तो जो लोग थे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस केस को देखना स्टार्ट किया और इनका बैकग्राउंड समझने की कोशिश की। तो ये समझ में आया कि जो पूजा खेटकर मैम है, उनका सिलेक्शन जो हुआ है वो फिजिकल डिसेबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है अफर्मेटिव एक्शन में, उसके थ्रू हुआ है। बट जब देखा गया उनको कि उनकी आई साइट और उनके जब डॉक्यूमेंट्स देखे गए, तो ये सारी चीजें गलत साबित हुई। और जो चयन प्रक्रिया होती है यूपीएससी की, जिसमें कि सारे टेस्ट होते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल टेस्ट, ओके, जो टेस्ट होते हैं उसमें इन्होंने अपना जो टेस्ट है वो सबमिट नहीं किया। और इनको बोला गया था कि एम्स में टेस्ट कराना है, बट इन्होंने नहीं कराया और किसी एक लोकल लैब से कराया। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, वो आप लोगों ने देखी होगी। और रिसेंट डेवलपमेंट से ये हुआ कि इनकी जो माता जी थी, उन्होंने एक बंदूक किसी से फहरा दिया था, बंदूक दिखा दिया था किसी फार्मर को, तो उससे रिलेटेड पुलिस ने एक नोटिस उनको भेजा है। वो नोटिस उन्होंने जब घर में भेजा उनको, तो कोई ने उसको लेने, हर किसी ने मना कर दिया उसको लेने से, तो पुलिस ने वो नोटिस उनके घर में चिपका दिया। तो ये सारी चीजें बेसिक थे इस केस का जो चल रहा है न्यूज में। ये सारी चीजें जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। हमें ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी के सिलेबस में जो एक कीवर्ड लिखा है ना, दैट इज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें ये समझना जरूरी है कि एथिकल इश्यूज इनमें कौन कौन से इन्वॉल्व है और किस तरीके से ये यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठा रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पूजा खेटकर केस को समझने की कोशिश करें सिलेबस के थ्रू, तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो जीएस 4 का एक लाइन है, दैट इज पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी टाइटल के अंतर्गत हमको ये सारी चीजें समझनी है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, दैट a probationary IAS officer came in headline for alleged forgery in the selection process of the UPSC CSE examination। अब इसमें ना कुछ एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, वो हमें समझना है। तो सबसे पहला है एथिकल लिटरेसी इन द सिविल सर्विसेज। हर जगह पढ़ाया जाता है, एम्पैथी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये मतलब आपको 2 बजे भी उठाएगा ना कोई यूपीएससी एस्पिरेंट को, तो वो रात को 2 बजे भी ये चीजें बता देगा कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। बट व्हेन इट कम टू द एक्शन ना, ये चीजें मिसिंग है। और ये केस सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज का। साथ में मेल प्रैक्टिसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि योर एक्शंस डिसाइड एवरीथिंग, ओके। और एक लाइन है कि मींस डिसाइड द एंड्स। अब ये मींस है और ये एंड्स है। अब अगर हम इस केस को देखें, तो इसमें जो मींस है ना वो बहुत गलत है। मींस जो है दैट मींस मेल प्रैक्टिस की गई है यहाँ पे। अब अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हैं सिविल सर्विस में जाके, तो ये मैटर नहीं करता, बिकॉज इन द सिविल सर्विसेज इट इज मींस दैट डिसाइड्स द एंड। इसके बाद ये जो केस है ना, इट इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द कॉल्यूसिव ब्यूरोक्रेसी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कॉल्यूसिव ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो कि सिर्फ करप्शन से भरी हुई हो, उसको कहा जाता है कॉल्यूसिव ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि ये चीज सामने आई है कि जो ये पूजा खेटकर मैम है, इनकी खुद की जो प्रॉपर्टी है और इनका खुद की जो वैल्यू मतलब कि वेल्थ है, वो है 12 करोड़ रुपीस। तो इट इज अ केस ऑफ द कॉल्यूसिव ब्यूरोक्रेसी। और उसके बाद भी ये क्रीमी लेयर में है, नहीं है, ओके। एंड थर्ड, इसमें जो एक एथिकल इशू है, दैट इज इरोजन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट प्लस। अगर हम अपने यूपीएससी सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ तो एस्पिरेंट का भी ट्रस्ट खत्म हो रहा है कि आप जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं, आप जिनके हाथों में इस देश की बागडोर दे रहे हैं, वो खुद करप्ट है। तो ऐसे में जनता कैसे उनके पास जाके अपनी चीजें, अपने जो राइट्स है उनकी बात कर पाएगी। और फोर्थ, इसमें एक और जो इशू है, दैट इज एंटाइटलमेंट एंड मिसकंडक्ट। कि एंटाइटलमेंट उन्होंने क्या मांग करी कि मुझे लाइट होना, मुझे एक सेपरेट कैबिन होना। और उसके बाद इन्होंने अपने जो जूनियर है उसको भी बोला कि मेरे आने से पहले सारी चीजें हो जानी चाहिए।
सो इट इज अ केस ऑफ द मिसकंडक्ट। तो ये एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कि सबसे जरूरी होता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, वहां पर इरोजन हो रहा है पब्लिक ट्रस्ट का, अकाउंटेबिलिटी का, ओके, क्रेडिबिलिटी का। तो इस कारण ये चीजें न्यूज में है। अब जो वैल्यू सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, जो इस सिविल सर्वेंट में होना चाहिए था, वो क्या क्या है? वो है इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड मोरालिटी। व्हेन इट कम्स टू द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दो तरीके की इंटीग्रिटी होती है, एक होती है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और एक होती है मॉरल इंटीग्रिटी। व्हेन इट कम्स टू द इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, इट इज कंसिडर्ड to be consistent and true to the one's thinking and hold one's him to the same standards. That means कि ये consistent होना चाहिए and whatever you are thinking right now ना, तो वो खुद के स्टैंडर्ड में, जैसे कि मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ कि इस आदमी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, बट अगर मैं खुद झूठा हूँ तो ये सत्य का कोई काम नहीं रह जाएगा ना। दैट मीन्स कि मैं अगर अपना इंटेलेक्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ और मैं खुद अगर करप्ट हूँ तो मेरा किसी को समझाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। सेकंड है मॉरल इंटीग्रिटी, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी इन स्टैंडर्ड यूज टू जज अदर्स होल्डिंग द वंस टू द मोरल कन्विक्शंस। ओके, कि जो भी पर्सन है, मैं अगर उसको किसी को प्रीच कर रहा हूँ तो मुझे भी उन चीजों को समझने की जरूरत है एंड आई नीड टू बी कंसिस्टेंट विद माई ऑनेस्टी एंड माई बिलीव्स। सो दिस इज अबाउट द इंटीग्रिटी जो एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। सो दीज आर द 4 वैल्यूज that needs to be involved or that needs to be inculcate in the personality of the civil servant, that is integrity, dedication, accountability and morality. अब हमें ethics in public administration समझना जरूरी है कि क्यों ethics की जरूरत है in public administration. Public administration, that means you are managing the resources. At the end public क्या है? Human resource है और ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हमें मैनेज करना है। तो अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, हमें अगर जो रिसोर्सेस है उनको मैनेज करना है, तो सबसे जरूरी है एक स्टील फ्रेम होना, एक अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी होना, जो कि विदाउट एनी करप्शन अच्छे से चीजों को मैनेज कर सके। और अगर हम जॉन रोल्स की थ्योरी देखें, जिसमें कि उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा था जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी को अगर समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ के देखिए कि मान लीजिए कि आप इस अर्थ में आए हैं, आपको कुछ ज्ञान नहीं है कि लेफ्ट, राइट विंग, सेंटर विंग, कौन सी क्या विंग है, आपको कुछ नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि पेड़ में जो जानवर है उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका पहला एक्शन होगा वो क्या होगा कि अगर आपको कोई किसी को मारता दिखेगा तो क्या आपको सही लगेगा? आपको गलत लगेगा ना, क्योंकि आपने क्या सोच के चला है, जस्ट सोसाइटी। दैट मीन्स कि वट एवर यू आर थिंकिंग इट इज आइडियल, कि इस तरीके से होना चाहिए। जैसे व्हेन इट कम्स टू द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज जस्ट एन फ्रेज, ओके, जस्ट अ फ्रेज कि हम लोग यूज करते हैं ना कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए देश में, बट फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, जस्ट लाइक द PRI to the fullest, realizing the ideas of the PRI to the fullest form, ये कहलाता है एक ये कहलाता है आइडियल कि जिसको हमें अचीव करना है। सो एथिक्स की जरूरत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए जरूरत पड़ जाती है बिकॉज वी नीड टू फॉर्म द जस्ट सोसाइटी एंड जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस is the basis of it. So that's why we need ethics in the public administration. Then when it comes to the utilization of the resources and management of the resources, whether it is social resource, human resource or capital resources, we need an effective bureaucracy और ethics। कि मान लीजिए आपके यहाँ पे एक माइंस है, उस माइंस से आपको रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है, बट अगर यहाँ पर कोई IAS ऑफिसर है वो करप्ट है तो ये जो रिसोर्सेस है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो बियर कौन करेगा? एट द एंड जनता करेगी। That's why we need ethics in the public administration. Then third one, empathy, compassion and integrity. These are the basis of the civil services. कि empathy होना चाहिए, compassion होना चाहिए, integrity होना चाहिए। और जब ये 3 वैल्यूज किसी भी एक पर्सन में होगी, कोई एक सिविल सर्वेंट में होगी, तो उसके कारण क्या होगा कि जनता उसको ट्रस्ट करेगी, जनता समझने की कोशिश करेगी, हाँ भाई साहब ये बंदा जो है वो सही बंदा है। ओके, तो ये चीज जो है वो जरूरत होती है फॉर द सिविल सर्विसेज एंड दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द एथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस केस में ना UPSC के रोल पे काफी सवाल उठ रहे हैं
कि भाई साहब यूपीएससी तुमने क्या किया है इन चीजों में, तुमने कैसे मतलब इन चीजों को देख लिया। तो डीओपीटी ने, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ऑलरेडी बोल दिया है कि एक कमेटी फॉर्म किया, बोला है कि पता लगाओ कि सब कैसे हुआ है। तो यूपीएससी तो इन चीजों में ले रहा है एक्शन। उसके बाद जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है ना, उसमें भी ये केस हार गई थी कि उसमें इनको बोला गया था कि इनका रद्द किया जाए क्योंकि इनके सर्टिफिकेट्स सही नहीं है और इन्होंने टाइमली इन चीजों को सबमिट नहीं किया है। तो ये जो कैट का रोल है ना, उस पर भी सवाल उठाते हैं। तो ये चीजें सामने आ जाती है। तो पहला है कि क्वेश्चन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट। और ये इसलिए सामने जाती है बिकॉज रिसेंटली एक और केस आया जिसमें कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो है उसके भी बाद वो आईएएस बन गए एंड ही इज परफॉर्मिंग in dance videos and various other things. So that's why it is in news. And उसके बाद जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड पता होना चाहिए, पहला है आर्टिकल 3010। तो इसमें ये होता है कि जिस अथॉरिटी ने किसी एक सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया है वही अथॉरिटी उसको हटा सकती है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सिविल सर्वेंट के जो मिसकंडक्ट होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको क्या किया जाता है, उनको सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आर्टिकल 310 जो है ना, उसके थ्रू सिविल सर्वेंट्स को एक पावर मिलता है, जो जैसे कि स्टेट पीसीएस का ऑफिसर है तो उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा और गवर्नर ही हटा पाएगा। और इसके बाद जो दो आर्टिकल इसमें न्यूज में है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी के 15 एंड 16। 16 इज अबाउट अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन की जो प्रोसेस है ना वो भी काफी न्यूज में है और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसका यूज काफी लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। तो यूपीएससी का रोल इसमें सामने आ जाता है कि यूपीएससी का रोल क्या है, कि यूपीएससी को क्या करना चाहिए इसमें एंड व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन। एंड व्हेन इट कम्स टू द this case, what needs to be done in order to uh, realize the potential of the civil services, or to make the civil services not the services to the elite but to the general people, or to maintain the accountability and credibility of the institution, what needs to be done। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसेस नीड्स टू बी देयर। एक जैसे बोला जाता है ना कि कोई एक इंस्टीट्यूशन है वो खुद पहले अंदर ऑडिट करके देख ले कि भाई साहब ये सारे जो लोग हैं इनके डॉक्यूमेंट कैसे हैं, टाइमली उनका देखा जाए कि इनका जो इनकी जो वेल्थ है वो कितनी बढ़ रही है, इनके शेयर्स तो नहीं है कहीं, ये स्टॉक्स पे तो नहीं है। तो जब ये इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसेस होगी ना, इसके कारण क्या होगा कि जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी ऑफिसर्स की और हर कोई डरेगा। जैसे कि अभी हर ऑफिसर जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बंद करना स्टार्ट कर दिए हैं। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और यूपीएससी रिफॉर्म्स में सबसे जरूरी तो जैसे एग्जाम में करना चाहिए कि जो आंसर की है वो सामने आनी चाहिए पहले। ओके, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ट्रांसपेरेंसी जरूरत है when it comes to the recruitment process. And third one, use of the tech enabled solution or AI based platform for the scrutiny. AI is a wonderful tool right now. आप उसमें हम लोग डिजी लॉकर अगर यूज किया होगा आपने किसी ने, तो डिजी लॉकर में आपने देखा होगा कि आप अपने 10th-12th की मार्कशीट कुछ भी डॉक्यूमेंट से उसमें ले सकते हैं। अब अगर इस तरीके का एआई बेस्ड सॉल्यूशन होगा जिससे कि कोई भी एक आईएएस ऑफिसर बन रहा है या कोई भी एक ऑफिसर बन रहा है यूपीएससी के थ्रू या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो उसका पूरा अगर बैकग्राउंड चेक करना है तो एआई कैन बी अ वंडरफुल सॉल्यूशन कि वो इनिशियल डे से बता देगा कि उसके साथ क्या हुआ और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज उसमें अच्छे से वो उसको स्कैन कर पाएगा, उनको चीजों को समझ पाएगा। सो टेक बेस्ड सॉल्यूशन। फोर्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग विद स्ट्रॉन्ग विजिलेंस मैकेनिज्म। अब ये जो केस है इसने सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया है ना वो किया है यूपीएससी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को। अब हर ऑफिसर को ये बोला जाने लगा है और जो प्रिपेयर कर रहा है उसको भी बोला जाने लगा है कि आप क्या कर रहे हैं, you are just wasting your years, you are wasting your time, and the officers in the services उनको बोला जा रहा है कि all are corrupt. So in that case UPSC needs to make a capacity building measures. इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि स्टार्ट किया गया है इन गुजरात की जो प्रोसेस होती थी ना लबासना ट्रेनिंग की। तो मेरे को आपको बताना है कि ये प्रोग्राम का नाम क्या है। इसमें डीसिविलाइजेशन की बात की गई थी। ओके, यू नीड टू टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम। यूपीएससी की जो ट्रेनिंग होती है तो वो जो सबसे पहला इनिशिएशन जो होता है लबासना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके पास,
You need to tell me. Okay, so capacity building measures पे काम करना है, and along with it we need a strong vigilance mechanism कि टाइमली देख लिया जाए कि जो भी ऑफिसर है उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने काम कितना किया है, उसके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है। तो ये सारी चीजें होंगी ना, तो इसके कारण यूपीएससी पे जो लोगों का भी थोड़ा ट्रस्ट खत्म होने लगा है ना, वो वापस आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ 10 केसेस, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट इसको जरूरत है कि अच्छे से टैकल किया जाए टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूपीएससी। अगर यूपीएससी पे इस तरीके के दाग लग गए ना, तो फिर समझिए कि मतलब इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अच्छे से फेयर तरीके से एग्जाम करा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें इस आर्टिकल में समझने की जरूरत थी। पिछले 1-2 हफ्ते से सिर्फ हर दिन आपको आर्टिकल मिलेगा, बट आर्टिकल में जो है ना न्यूज, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। उसमें सिर्फ ये केस जो इन्वॉल्व है ना, उसकी बात की जाती है कि फिजिकल डिसेबिलिटी कैसी है और क्या केस किया उन्होंने, कि उनके मम्मी का जो वीडियो आया गन वाला वो दिखा रहे हैं, उनके पापा की वेल्थ दिखा रही है, पॉलिटिक्स का कनेक्शन दिखा रहा है। तो वो सारी चीजें जरूरी नहीं है। जैसे पॉलिटिक्स के लिए भी है कि हमने तो कॉल्यूसिव ब्यूरोक्रेसी समझे थे कि जो पॉलिटिक्स के साथ मिलकर चलती है और करप्ट ब्यूरोक्रेसी होती है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू नो. I hope you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.